हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि ज्योग्राफी के पूछे गए। ज्योग्राफी के कुछ एक कॉन्सेप्ट भी इसमें हम डिस्कशन करेंगे। लगभग 9 to 10 क्वेश्चन एवरी ईयर यूपी पीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो कुछ एक कॉन्सेप्चुअल भी यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी वो भी हो जाएगी, साथ साथ में यूपी पीसीएस के हम कुछ एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ज्योग्राफी का, दैट इज which of one of the following river is not the part of Indian Ganga river basin? तो अगर हम बात करें रिवर सिस्टम्स में, सो वी हैव इंडो या फिर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज आर दी लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया। सो जिसमें से ये पूछ रहे हैं कि गंगा रिवर सिस्टम का इन नदियों में से कौन सा पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे रिवर है पनपन रिवर, दैट इज एजोय रिवर, जालांगी रिवर एंड जोंक रिवर। सो जो आंसर है इसका करेक्ट, दैट इज जोंक रिवर। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, सो जोंक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानदी रिवर एंड इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। इट डज नॉट ड्रेन इनटू गंगा बेसिन। तो अगर हम बात करें जोंक रिवर की, जो कि इसका आंसर है, तो जोंक रिवर जो है ये महानदी की एक सहायक नदी है, महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहते हुए गंगा बेसिन्स के थ्रू नहीं बहती है। ये महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि अंत में छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए वे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम। पहला हमारे पास ऑप्शन ये है। सेकंड, अगर हम बात करें पुनपुन, एजोय एंड जालांगी रिवर्स की, so these are the tributaries or the sub tributaries of the गंगा। तो अगर हम एक्सेप्ट जोंक रिवर के अलावा बाकी की अगर बात करें, तो तीनों नदियां जो हैं ये गंगा रिवर सिस्टम का या तो ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर सब ट्रिब्यूटरीज, या तो ये सहायक नदियां हैं या फिर सह सहायक नदियां हैं। सो इसका जो आंसर है दैट इज जोंक रिवर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नोवी एंड कैंटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे दो मैदानी भागों की बात की गई है, जो कि एक है नोवी और दूसरा जो है यहाँ पे उसका नाम है कैंटो। तो इसे पूछा गया है कि ये दोनों जो मैदानी भाग हैं, जो प्लेन्स हैं, ये कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं। सो आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज जापान। तो इसका जापान आंसर है। नोवी एंड कैंटो प्लेन्स दे आर फाउंड इन जापानीज रीजन। सो कैंटो प्लेन्स आर जापानीज लार्जेस्ट प्लेन एंड दे इंक्लूड्स टोक्यो। तो जो कैंटो प्लेन्स हैं ये जापान के टोक्यो क्षेत्र का पार्ट है, टोक्यो सिटी के आसपास ये पाए जाते हैं और ये जापान के सबसे बड़े मैदानी भाग हैं। द नोवी प्लेन इज लोकेटेड नियर नागोया। जो नोवी प्लेन है दे आर लोकेटेड नियर नागोया। नागोया में एक प्रोटोकॉल भी किया गया है साइंस का, सॉरी अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट का, तो वो आपको याद रहना चाहिए। सो नागोया के आसपास जो नोबी प्लेन्स हैं ये पाए जाते हैं। दे बोथ आर एल्यूवियल प्लेन्स, दोनों ही उपजाऊ मिट्टी से भरपूर क्षेत्र हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज एंड रिवर डेपोजिशन। तो नदियों के द्वारा लाए गए तलछट के कारण ये बने हैं, मतलब हम कह सकते हैं डेपोजिशन के कारण ये बने हैं, और साथ साथ में यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी इसकी फॉर्मेशन का कारण है। दीज प्लेन्स आर मेजर सेंटर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत सारी जनसंख्या इन मैदानी भागों के ऊपर निर्भर है और साथ ही यहाँ पे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ भी पाई जाती हैं। सो नोवी और कैंटो प्लेन्स ये दोनों टोक्यो और नागोया जो कि जापान में स्थित हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीपीएससी 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, स्पेशली ज्योग्राफी। टापा क्लोथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी प्लांट वेराइटीज हैं जहाँ से ये टापा क्लोथ जो ये पाया जाता है। सो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज मोरासेई। सो मोरासेई जो है इसमें से ये पाया जाता है। टापा क्लोथ इज ऑल्सो नोन एज बार्क क्लोथ। तो ये जो है पेड़ों की जो बार्क होती है, इनर बार्क ऑफ द ट्रीज, उससे इसे बनाया जाता है। स्पेशली पेपर मलबरी ट्रीज, जो पेपर मलबरी ट्रीज हैं उससे इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे फैमिली, प्लांट की फैमिली पूछी हुई है और ट्रेडिशनली इसको अगर हम देखें परंपरागत तरीके से इसको पैसिफिक आइलैंड के पास दो आइलैंड नेशंस हैं जैसे कि टोंगा और फिजी। तो टोंगा और फिजी में टापा क्लोथ को बनाया जाता है और पेपर मलबरी ट्री जो है उसके बार्क ऑफ द ट्री, जो वृक्षों की छाल है उसमें से इसको बनाया जाता है। सो दिस इज अबाउट टापा क्लोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ विच इज द लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चिलिका, सांभर, लोनार एंड बूलर।
तो अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो सांभर लेक जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, इट इज़ द मोस्ट सेलाइन लेक आउट ऑफ ऑल द लेक्स मेंशनड हियर। यहाँ पे जितने भी लेक्स के नाम दे रखे हैं, झीलों के नाम दे रखे हैं, उसमें सबसे जो सेलाइन या खारे पानी की जो झील है जिसमें लवणता बहुत ज़्यादा है वो है सांभर झील। सो सांभर लेक इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन लेक इन इंडिया। इट इज मेजर सोर्स ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन, तो सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अगर हम बात करें चिलिका लेक की, तो चिलिका लेक जो है ये ब्रैकिश वाटर लगून है, नॉट प्योरली सेलाइन, तो ये ब्रैकिश वाटर है। हम देखें तो दो प्रकार के हमारे पास बायोम्स होते हैं, एक होता है लोटिक, एक होता है लेंटिक। तो एक जो है वो आपका लोटिक जो है, इसमें अगर हम देखें तो इट इज़ अ मूविंग वाटर, कोई भी रिवर जो है उसको हम कहते हैं एक टाइप से लोटिक बायोम। दूसरा आपके पास होता है स्टैग्नेंट, जो कि पानी खड़ा रहता है एक जगह पे, स्टैग्नेंट रहता है, तो उसमें सॉल्ट कंटेंट देखा जाता है। जो फ्रेश वाटर है उसमें सॉल्ट कंटेंट 0 to 5% रहता है, ब्रैकिश में 5 to 35% रहता है। और अगर हम बात करें सेलाइन में तो वहाँ पे 35 to 50% जो है सॉल्ट कंटेंट रहता है, और 50 to 100 अगर हम बात करें तो उसको ब्राइन लेक कहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दी लोटिक एंड लेंटिक बायोम्स, अगर हम बात करें चिलिका जो है ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब इसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो 5 से 35% पाया जाता है। वूलर लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है, क्योंकि इसमें 0 to 5% जो है सॉल्ट का कंटेंट पाया जाता है। लोनार लेक की अगर बात करें तो दिस इज अ लेक दैट इज मेड बाय दी क्रेटर या फिर आप कह सकते हैं उल्का पिंड से बनाई हुई ये लेक है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, वूलर लेक कश्मीर में है, और चिलिका लेक जो है ये उड़ीसा में स्थित है, और सांबर लेक जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री। इन यहाँ पे हमारे पास कुछ एक फिनोमिनास दे रखे हैं, जैसे कि सैंड के बारे में, डेजर्ट के बारे में कहा है, पैडी क्रॉप के बारे में लिखा है, लैंड कवर्ड विद स्नोफॉल, एंड ऑल्सो प्रेरी लैंड। प्रेरी जो है एक टाइप से ग्रासलैंड रीजन है, घास के मैदानी क्षेत्र हैं ये। तो इनमें इन्होंने पूछा है कि इन सभी में से कौन सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आता है ज्योग्राफी में, उसको कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की सूर्य की रोशनी को दोबारा परावर्तित करने की या फिर रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे जो लाइट कलर है वो एक स्नो है, तो इसका आंसर है स्नो कवर्ड विद लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। Albedo refers to reflectivity of the surface. Fresh snow has the largest albedo, reflecting 80 to 90% of the incoming sunlight. तो सबसे ज़्यादा जो परावर्तन करने की जो यहाँ पे क्षमता है वो है स्नो की, क्योंकि लाइट कलर है, वाइट कलर है, तो सबसे ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट बैक करता है सनलाइट को, तो इसलिए फ्रेश स्नो की सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी है। सैंड और जो वेजिटेटिव लैंड्स हैं, सैंड हो गया जैसे कि रेत हो गई, और जितनी भी वनस्पति है इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक टाइप से पॉसिबिलिटी है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए इनकी रिफ्लेक्टिविटी कम है, तो इसलिए इनकी एल्बिडो भी कम है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एक टाइप से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बट क्योंकि यहाँ पे लोकेशन पूछा गया है तो इसलिए ये ज्योग्राफी का भी पार्ट बनता है। तो राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 151 इंच का लंबा एक मूर्ति है, स्टैच्यू है, जो कि जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी के नाम पर बनाया गया था। इसका इनॉग्रेशन 2020 में राजस्थान में किया गया था, और ये स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में है। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है? जब भी किसी के ब्लड में किसी चीज़ की कमी या कुछ एक चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उससे ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रेट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ज़्यादातर जब भी हाई लेवल के नाइट्रेट बढ़ जाते हैं आपके पानी में, जब पेयजल के बीच में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो मेथेनोग्लोबिन बन जाती है, और जिससे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो जाती है। और जो बच्चों का ज़्यादातर ये शिशु जो होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, 0 से मतलब जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चे, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है उनकी बॉडी ब्लू कलर की हो जाती है, तो इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने के कारण बॉडी में जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उतनी मात्रा नहीं रहती है,
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अल्टीमेटली बच्चों का जो शरीर है वो ब्लू दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंट जो कारण है वो है ग्राउंड वाटर के बीच में कुछ एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या फिर कह सकते हैं बायोज्योग्राफिक चीज़ों का मिल जाना, तो उसके कारण नाइट्रेट की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लोकेशन। यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स दे रखे हैं, साथ में कुछ एक कंट्री के नाम दे रखे हैं, तो इनको मैच द फॉलोइंग के ऑप्शन में दे रखा है। सो वॉल्केनिक माउंटेन्स को उनकी कंट्री के हिसाब से जोड़ना है। माउंट रेनियर की अगर हम बात करें तो माउंट रेनियर जो है ये यूएस में है। अगर हम बात करें माउंट एटना की तो ये इटली में है। और अगर हम बात करें माउंट पेरिक्यूटिन की तो ये जो है ये आपका मैक्सिको सिटी के साथ है। माउंट एपो की अगर हम बात करें तो इट इज़ इन माउंट एपो इट इज़ इन दी फिलिपिन रीजन। सो अगर हम बात करें चारों के बीच में ऑप्शन, तो करेक्ट जो है फर्स्ट का 4 है, सेकंड का 1 है, थर्ड का 2 और फोर्थ का थर्ड ऑप्शन है। सो 4 1 2 3 इसका करेक्ट है। सो माउंट रेनियर यूएसए में है, माउंट एटना इट इज़ इन इटली, माउंट पेरिक्यूटिन इट इज़ इन मैक्सिको, माउंट एपो इट इज़ इन फिलीपींस। दीज ऑल आर एक्टिव एंड डॉर्मेंट वोल्केनोज लोकेटेड इन दी टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट असरसन रीजन की अगर हम बात करें, तीस्ता रिवर was a earlier a tributary of Ganga, now it is a tributary of ब्रह्मपुत्र। तो असर्शन पूछा है। सेकंड, पहले में पूछा है कि तीस्ता रिवर जो पहले गंगा नदी की एक सहायक नदी थी, अभी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरा इसका रीजन दे रखा है, रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर्स। तो अगर हम ड्रेनेज पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं रिवर कैप्चर। रिवर कैप्चर का सिंपल सा मीनिंग होता है, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर हिमालयन नदियों में पाया जाता है। हिमालयन नदियाँ जो हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम ये एक नदी जो है दूसरी नदी के बेसिन में जाके उसकी जो फ्लोइंग कैपेसिटी है उसको एक टाइप से ये चेंज कर देती है, राइट। और तीस्ता रिवर की अगर हम बात करें तो तीस्ता रिवर ओरिजिनली फ्लोइंग इनटू द गंगा एंड वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रह्मपुत्र ड्यू टू रिवर कैप्चर। तो तीस्ता नदी की अगर हम बात करें तो ये पहले गंगा नदी के थ्रू ही बहती थी, बट बाद में इसने अपना रास्ता चेंज किया, अपना रिवर कोर्स चेंज किया, तब से ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक टाइप से सहायक नदी है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये हिमालयन रीजन में ज़्यादातर देखा जाता है। एक नदी जो है दूसरी नदी के बेसिन को यहाँ पे इरोड करती है, और इसी से हमें लगता है कि असर्शन रीजन दोनों जो है एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, बोथ ए एंड 2 आर करेक्ट एंड आर रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो दीज वर दी 9 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कशन किए यूपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें से। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।